हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला सवाल। इनमें से कौन सा राज्य 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? द आंसर इज बी, नागालैंड। 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को क्लब किया है साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप से। ये इवेंट कोहिमा, जो कि नागालैंड की कैपिटल है, वहाँ होगा ऑन जनवरी 15, 2022। नागालैंड पहली बार कोई नेशनल एथलेटिक्स इवेंट होस्ट करने जा रहा है। इस इवेंट में 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ के टॉप एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे और वो रनिंग करेंगे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन पे। जैसे कि हम जानते हैं, नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है, जहाँ पे हिली टेरेन भी है प्लस प्लेन टेरेन भी है, इसीलिए कहा गया है ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन। अगला सवाल, इनमें से किसे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा? द आंसर इज सी, रजनीकांत। फेमस साउथ इंडियन एक्टर रजनीकांत को कौन नहीं जानता। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। उन्हें इंडियन सिनेमा में इसी कंट्रीब्यूशन के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। यह अवार्ड उन्हें वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी देंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? द आंसर इज सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर है ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। राइटिंग फॉर माई लाइफ एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी मतलब एक बुक जिसमें अलग अलग स्टोरीज, एसेज, पोएम्स या मेमोरीज होती हैं। इन्हीं सब राइटअप्स को ज्वाइन करके, या आप कह सकते हैं मर्ज करके, रस्किन बॉन्ड ने ये बुक रेडी की है। इससे पहले भी उन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी थी जिसका टाइटल था द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। इन दोनों में कुछ 25 ईयर्स का गैप है। रस्किन बॉन्ड की पहली नॉवल थी द रूम ऑन द रूफ। अगला सवाल, इनमें से कौन सी तारीख को 76th यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है? द आंसर इज ए, 24 अक्टूबर। ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। जून 1945 में 50 कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन किया था, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को एक्शन में लाया गया। यूनाइटेड नेशन डे 1948 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल की थीम है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गेटर्स। देखते हैं डेट्स पे एक और सवाल। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे यानी कि विश्व विकास सूचना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? द आंसर इज बी, 24 अक्टूबर। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इस डे की डेट भी वही है जो कि यूनाइटेड नेशंस डे की डेट है। सो ये कोइंसाइड करता है यूनाइटेड नेशंस डे के साथ, प्लस इसका जो एम और लक्ष्य है वो भी कुछ कुछ वैसा ही है जो यूनाइटेड नेशन का है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1972 में की थी। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य है वर्ल्ड की डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना और साथ ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, जिससे
पूरे विश्व में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगला सवाल, डिसआर्मामेंट वीक यानी कि निरस्त्रीकरण सप्ताह इनमें से किन तारीख को मनाया जाएगा? द आंसर इज डी 24 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर। डिसआर्मामेंट वीक का स्टार्टिंग डे भी कोइंसाइड करता है यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग डे से। तो ये तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड भी हैं और साथ ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। डिसआर्मामेंट का मतलब है आर्म्स यानी कि हथियार, उनका इस्तेमाल कम से कम करना या ना करना। इस वीक का मुख्य लक्ष्य है सभी कंट्रीज़ को डिसआर्मामेंट के लिए प्रेरित करना, ताकि जिन भी देशों के पास वेपन है, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन, वह उसका इस्तेमाल ना करें। वेपन की वजह से ही आज पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म का बोलबाला है। वेपन्स की वजह से ही क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए डिसआर्मामेंट की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल, वर्ल्ड पोलियो डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? द आंसर इज अगेन सेम 24 अक्टूबर। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य है पोलियो वैक्सीन को लेकर लोगों को अवेयर करना और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना। योनास सल्क की टीम ने पहली बार ये वैक्सीन डेवलप किया था और उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। पोलियो एक कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। कंटेजियस मीन्स एक से दूसरे में फैलना। जब यह बीमारी खतरनाक हो जाती है, यह नर्व इंजरी करती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। 2021 में इसकी थीम है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। अगला सवाल, इनमें से किसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा के एमडी एंड ग्रुप सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन ने रिप्लेस किया है एन शिवारमन को। इकरा का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कुछ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज ने मिलकर इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना की। यह एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन देने वाली एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को डिटरमाइन करना और उसे रैंक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी लैंडिंग या बोरोइंग हो रही है, उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ये उनकी रेटिंग से पता चलता है कि किसी में कम रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये किसी भी इन्फ्लुएंस या दबाव में आके कोई भी गलत रेटिंग नहीं करती है किसी भी कंपनी या प्रोजेक्ट की। इंडिया में दो और इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनका नाम है क्राइसिल एंड सिबिल। क्राइसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल, सभी पोलिंग स्टेशंस यानी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग ने कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? द आंसर इज डी गरुड़ा ऐप। इस ऐप द्वारा इलेक्शन वर्क बहुत ही जल्दी होगा, स्मार्ट तरीके से होगा, एक पारदर्शी तरीके से होगा और सही समय पे कंप्लीट हो जाएगा। इस ऐप द्वारा जहाँ पर भी वोटिंग हो रही है वहाँ से बूथ लेवल ऑफिसर्स फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे और लोकेशन इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करेंगे फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स। इस ऐप की मदद से पेपर वर्क काफ़ी हद तक
कम हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किस बैंक ने QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है पेमेंट अलर्ट्स के लिए? द आंसर इज B. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ करता है लाइक लैंडिंग एंड बोरोइंग, बट इसका कस्टमर बेस है अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे छोटे बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कि छोटे मोटे वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, वीवर्स, फिशरमैन, ये सब आते हैं। AU पहले एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी थी जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। 2017 में इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। AU इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है और फर्स्ट बैंक है जिसने QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। QR साउंड बॉक्स बेसिकली किसी भी पेमेंट का कंफर्मेशन एक साउंड से करता है, तो यह बॉक्स डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा और साथ ही पेमेंट के बाद SMS रीड करने की जो हैसल है उसको ख़त्म कर देगा। इस बैंक के चेयरमैन हैं MS श्रीराम और इसके हेडक्वार्टर है जयपुर में। अगला सवाल, इनमें से किसने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री 2021 जीता है? द आंसर इज C. मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड से हैं और वो टीम रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं। यह इवेंट ऑस्टिन टेक्सास में हुआ था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। वर्स्टैपन की ये 8वीं जीत है इस सीज़न की और यह रेस फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की 17th रेस है। अगला सवाल, इनमें से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट लॉन्च किया गया है? द आंसर इज B. हैदराबाद। यू कैन सी द बैट और इसे लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन। हाल ही में हुआ इंडिया पाकिस्तान ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप मैच तो सबको याद ही होगा। उसी मैच की शाम को इस बैट को लॉन्च किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन। इस बैट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी सर्टिफाई कर चुका है। इस बैट को डिज़ाइन किया गया है परनॉर्ड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा और इसे फैब्रिकेट किया गया है BSL इवेंट्स द्वारा। ये बना है पॉपुलर वुड से। अगला सवाल, विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 इनमें से किन तारीख को मनाया जाएगा? द आंसर इज B. 26 अक्टूबर टू 1 नवंबर। यह सप्ताह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इस साल की थीम है इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75 सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रिटी। इस सप्ताह को मनाने के पीछे दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, पब्लिक सर्वेंट्स के बीच, पब्लिक सर्वेंट्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके बीच इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना। दूसरा है करप्शन और उसके दुष्परिणामों से पब्लिक सर्वेंट्स को अवेयर करना, कैसे करप्शन सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है, यह समझाना। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे यानी कि विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज A. 27 अक्टूबर। सिंपल भाषा में समझें तो ऑडियो विजुअल का मतलब है कोई एक वीडियो जिसे आप देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो, आपके कॉलेज की प्रेजेंटेशंस, मूवीज़, कोई टीवी का प्रोग्राम, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस, चर्च या टेंपल की सर्विसेज, लाइव थिएटर, किसी पॉलिटिशियन या स्पिरिचुअल लीडर की स्पीच एट्सेट्रा। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य लक्ष्य है इन सभी रिकॉर्डेड साउंड्स एंड ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन की इम्पोर्टेंस को समझना।
इन सभी रिकॉर्डिंग्स को सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली जनरेशन भी इनका लाभ उठा सके। इन्हीं के द्वारा फ्यूचर जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन की थॉट प्रोसेस और उनकी लाइफस्टाइल को जानेंगे और समझेंगे। इस साल की थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। इस दिवस को चूज़ किया गया था यूनेस्को द्वारा 2005 में। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल, इनमें से किस शहर में भारत की पहली स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब यानी कि राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? द आंसर इज ए, नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में है और वहाँ की रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया है। साथ ही उन्होंने निर्भया स्कीम के अंडर 3 फास्ट ट्रैक डीएनए टेस्टिंग यूनिट्स लॉन्च की हैं मुंबई और पुणे में। एट प्रेजेंट इंडिया में 2 वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं, देहरादून एंड हैदराबाद में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और यह नागपुर लेबोरेटरी फर्स्ट लेबोरेटरी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगला सवाल, कौन सा राज्य ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर के लिए बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? द आंसर इज सी, गोवा। कोई भी सिटी या वार्ड ओपन डेफिकेशन फ्री तब होता है जब वहाँ का एक भी पर्सन खुले में शौच ना करता हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं अक्षय कुमार की फेमस मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा देखकर। स्वच्छ भारत मिशन के लिए ओपन डेफिकेशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही गोवा ने हर घर जल मिशन के तहत हर घर में टैप वाटर प्रोवाइड किया है। गोवा ने पुअर एंड नीडी पीपल को फ्री राशन देने का टारगेट भी 100% अचीव किया है। साथ ही गोवा में कोविड-19 वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज 100% कंप्लीट हो चुका है। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, करंट चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। अगला सवाल, किन 2 देशों की सेना ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया है? द आंसर इज ए, इंडिया यूके। कोंकण शक्ति 2021 नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका वेन्यू क्या होगा। इसका वेन्यू है कोंकण कोस्ट इन द अरेबियन सी। यह इवेंट 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगा। यह दोनों सेनाओं का सी फेज़ है। इससे पहले इस एक्सरसाइज का हार्बर फेज़ मुंबई में हुआ था जो कि 21 से 23 अक्टूबर के बीच हुआ। ये जो इवेंट है बेसिकली 2 कंट्रीज़ में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, केंद्र सरकार के किस विभाग ने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी यानी राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? द आंसर इज डी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इस कमेटी का गठन निपुण भारत मिशन के अंडर किया गया है। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस मिशन के अंडर हर बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि पढ़ने लिखने और अंक गणित को समझने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस मिशन की डेडलाइन है 2026-27। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का रोल होगा इस मिशन का प्रोग्रेस और फीडबैक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को प्रोवाइड करना। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान NSC के चेयरपर्सन होंगे। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी इस कमेटी की वाइस चेयरपर्सन होंगी। अगला सवाल, इनमें से किसे जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार मिला है? द आंसर इज बी, सित्सी दांगारेम्बा। सित्सी दांगारेम्बा एक जिम्बाब्वियन ऑथर और फिल्म मेकर हैं। इन्होंने
इनकी कंट्री और वर्ल्ड में हो रहे वायलेंस पे एक बुक लिखी है जिसका नाम है न्यू एनलाइटनमेंट। सित्सी दांगारेम्बा फर्स्ट ब्लैक वुमेन हैं जिन्हें यह जर्मन पीस प्राइज़ मिला है। इससे पहले इन्हें पेन पिंटर प्राइज़ भी मिल चुका है 2021 में। इनका डेब्यू नावल नर्वस कंडीशंस पहली बुक थी बाय ब्लैक वुमेन फ्रॉम जिम्बाब्वे जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुई। अगला सवाल, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द आंसर इज ए चिदानंद राजगट्टा। चिदानंद राजगट्टा एक रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड राइटर है। कमला हैरिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। यह बुक कमला हैरिस के लाइफ इंसिडेंट्स पे है। कमला हैरिस इज़ अ वुमेन ऑफ मिक्स्ड रेस, इंडिया एंड जमाइका। यूएसए के करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 27 अक्टूबर। इस साल यह 75th इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए इस दिवस की हिस्ट्री जानते हैं। 1947 में पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल रेडर्स की मदद से कश्मीर में आक्रमण किया। उस समय सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन ने श्रीनगर एयरबेस पर लैंड किया और अपनी अद्भुत करेज के साथ द वॉल क्रिएट करके पाकिस्तानी आर्मी के बुरे मंसूबों को नाकाम किया। उसी दिवस की याद में यह दिन मनाया जाता है। इन्फेंट्री के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल जसबीर सिंह। इन्फेंट्री के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, इनमें से किसने एक न्यू मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट GDAM लॉन्च किया है? द आंसर इज बी आर.के. सिंह। आर.के. सिंह पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्टर हैं। ग्रीन डे अहेड मार्केट एक एनर्जी एक्सचेंज मार्केट है। आपको ये सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि एनर्जी एक्सचेंज जैसा भी कुछ होता है। सो स्टूडेंट्स, यस, एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी ट्रेडिंग इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, रिन्यूएबल जो कि हमें वाटर, सोलर, विंड जैसे सोर्सेज से मिलती है जो कि लिमिटलेस है और जिससे नेचर को कोई हानि भी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ है कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो कि हमें कोल, गैस एंड पेट्रोलियम से मिलती है। ये जो रिसोर्सेज हैं कोल, गैस एंड पेट्रोलियम, यह समय के साथ ख़त्म होते जाते हैं और इनसे मिलने वाली एनर्जी एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो इस मार्केट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन मार्केट में बाय और सेल करेंगे। इस मार्केट में कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी के बिडर्स दोनों ही अपनी बिड्स सबमिट करेंगे थ्रू सेपरेट बिडिंग विंडोज़, बट जब क्लियरेंस होगा तो पहले रिन्यूएबल एनर्जी को प्रेफरेंस मिलेगी। इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी है। 2016 में इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंडर इंडिया को 2030 तक 450 गीगावाट्स और 40% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि वाटर, सन से बनानी है। नाउ इंडिया इज़ द ओनली लार्ज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन द वर्ल्ड जिसने GDAM रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया है एंड इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। अगला सवाल, किस कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट नेम को मेटा के रूप में रीब्रांड किया है? द आंसर इज ए फेसबुक। आई एम श्योर आप सभी को ये आंसर पता होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि यह नाम चेंज करने की ज़रूरत क्या थी। तो मार्क ज़करबर्ग का कहना है फेसबुक वो सब नहीं इंक्लूड करता है जो इनकी कंपनी करती है।
फेसबुक सिर्फ एक प्रोडक्ट से लिंक्ड है और एक सोशल मीडिया कंपनी के रूप में देखा जाता है, बट इनकी कंपनी एक मेटावर्स टाइप ऑफ कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी बिल्ड करती है टू कनेक्ट पीपल। मेटा शब्द का अर्थ है बियॉन्ड और ये एक फ्यूचरिस्टिक मोटिव को दर्शाता है। मेटावर्स का मतलब है अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस इंटरकनेक्टेड वर्चुअल कम्युनिटीज़ where people can meet, work and play. So this is the aim of Mark Zuckerberg. Hence उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से चेंज करके मेटा रख दिया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स INC अब से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी ऑफ फेसबुक एंड इट्स सब्सिडियरीज लाइक इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ऑक्यूलस, वर्कप्लेस एट्सेट्रा। मेटा के हेडक्वार्टर्स हैं मेनलो पार्क इन कैलिफोर्निया, USA और CEO का नाम आप जान ही चुके हैं, मार्क जकरबर्ग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फॉर एनी एग्ज़ाम दिस ईयर। अगला सवाल, सिराक्यूज 4A किस देश का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि सैन्य संचार उपग्रह है? द आंसर इज A, फ्रांस। इस सैटेलाइट द्वारा पूरे विश्व में फैले हुए फ्रांसी सोल्जर्स आपस में स्विफ्टली यानी कि स्मूथली और सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकेंगे। यह सैटेलाइट अपने आसपास निरीक्षण करके किसी भी अटैक से बचने में सक्षम भी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टिक्स। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अगला सवाल है, कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस एयरलाइंस के साथ टाई अप किया है? द आंसर इज D, इंडिगो। काचिंग कार्ड को यूज़ करने पे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे बाय इंडिगो एयरलाइंस एंड अदर रिलेटेड मर्चेंट्स। इन रिवॉर्ड्स को रिडीम भी ये एयरलाइंस ही करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स। आपकी टिकट प्राइस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है, प्रायोरिटी चेक इन यानी कि आप जल्दी चेक इन कर सकते हैं, चॉइस ऑफ सीट्स, आपको विंडो सीट चाहिए या कोई दूसरी सीट चाहिए तो आपको ये भी फ़ायदा हो सकता है, एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री मील। तो इस तरह के फ़ायदे आप इस कार्ड से उठा सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के CEO हैं रोनो दत्ता। इंडिगो का हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में, दैट इज़ गुड़गांव, दिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं उदय कोटक और इस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है? द आंसर इज C, 28 अक्टूबर। एनिमेशन क्या है? यह एक आर्ट है जिसके थ्रू फिगर्स को मैनिपुलेट करके मूविंग इमेजेस की फॉर्म में दिखाया जाता है। बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग आर्ट है। एनिमेटेड वीडियोस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। यह दिवस मनाया जाता है इस आर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही इस आर्ट के पीछे जो आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस हैं उन्हें ऑनर एंड रिकॉग्नाइज करने के लिए। इस साल यह 20th इंटरनेशनल एनिमेशन डे है। यूनेस्को की मेंबर एसोसिएशन इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन आसिफा ने यह डे क्रिएट किया था 2002 में। अगला सवाल, इनमें से किसने 18वें आसियान इंडिया समिट को वर्चुअली अटेंड किया था? द आंसर इज C, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यह समिट सुल्तान ऑफ ब्रुनई की चेयरमैनशिप में हुआ था। पहले हम आसियान की बात करते हैं। यह एक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एसोसिएशन है जिसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं, दैट इज़ ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में और इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक होई। यह एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इस साल जो इंडिया आसियान समिट हुआ है उसका एम था
इंडिया आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्टेटस को रिव्यू करना और कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जैसे कि कोविड-19 एंड हेल्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स, कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड कल्चर के फील्ड में हो रही प्रोग्रेस को मेजर और रिव्यू करना। इस साल की थीम है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। अगला सवाल, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS यानी कि भारतीय तट रक्षक जहाज सार्थक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? द आंसर इज बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सार्थक का लॉन्च 28 अक्टूबर 2021 को पोरबंदर, गुजरात से हुआ है। यह इंडिजीनियसली बिल्ट यानी कि पूर्णतया से इंडिया में तैयार किया गया शिप है। इसकी कमिश्निंग डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के नटराजन ने की थी गोवा में। ICGS सार्थक 4th कोस्ट गार्ड शिप है इन द सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किए हैं फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। इन सभी का लक्ष्य है मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को बूस्ट करना। अगला सवाल, इनमें से किसे जम्मू कश्मीर बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए, बलदेव प्रकाश। ये JNK बैंक का लोगो और टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। बलदेव प्रकाश जी को अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। इनका कार्यकाल शुरू होगा 10 अप्रैल 2022 से। ये रिप्लेस करेंगे राजेश कुमार छिबर को। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को और इसके हेडक्वार्टर्स हैं श्रीनगर में। अगला सवाल, इनमें से किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? द आंसर इज D, KV कामत। यह बैंक एक न्यूली सेटअप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए तैयार किया गया है अंडर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। इस बैंक के हेडक्वार्टर्स होंगे मुंबई में। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2021 मनाया जाता है? द आंसर इज B, 29 अक्टूबर। इंटरनेट डे ये हम सबका फेवरेट डे होना चाहिए। आज इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग कैसे कनेक्ट हो पाते, कैसे पूरी दुनिया एक दूसरे को जान पाती, कैसे आज वर्क फ्रॉम होम कर पाते, इस कोविड के समय में कैसे समय निकालते। इंटरनेट को जितना थैंक्स कहा जाए कम है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य है टू सेलिब्रेट द यूसेज ऑफ इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जब इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ था उस दिवस की याद में यह दिन मनाया जाता है। 1969 में इसी दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट चार्ली क्लाइन ने पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा था। मैसेज था LO। यह पहली बार था जब किसी मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया गया। अगला सवाल, विश्व सोराइसिस दिवस 2021 किस तारीख को मनाया जाता है? द आंसर इज B, 29 अक्टूबर। सोराइसिस एक प्रकार की स्किन डिजीज़ है जिसमें हमारे स्किन सेल्स बनते जाते हैं और हमारे स्किन में खुजली होने लगती है, ड्राई पैचेस बन जाते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन ने सोराइसिस से पीड़ित पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को रिकॉग्नाइज किया है। इस साल की थीम है यूनाइटिंग फॉर एक्शन। देखते हैं आज का आखिरी सवाल, इनमें से किस राज्य ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स यानी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है? द आंसर इज A, कर्नाटका। 2020 का रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ गया, नहीं? कैलकुलेशन में टाइम लगा होगा मे बी। इस इंडेक्स को समझने के लिए हमें
एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। एनर्जी का मतलब यहाँ हमारी बॉडी एनर्जी से नहीं है, एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, सन, विंड एट्सेट्रा, ऑल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए कम एनर्जी का इस्तेमाल करना, कम एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना ताकि कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। कम एनर्जी जब वेस्ट होगी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और पोल्यूशन भी कम होगा। इस मिशन में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ बहुत हेल्पफुल प्रूव होती हैं क्योंकि ऑलरेडी वो अबंडेंट सप्लाई में है तो शॉर्टेज का कोई इशू नहीं है। दूसरा, उनसे पोल्यूशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत कम होता है। एनर्जी एफिशिएंसी का कंसेप्ट मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बेहतरीन एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने देखा होगा घरों में पहले हमारे बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे, इनकैंडिसेंट लाइट होती थी उसमें जिससे पूरे रूम में रोशनी होती थी। अब उन्हीं बल्ब को हम रिप्लेस करते हैं LED या CFL बल्ब से। नाउ सेम बल्ब उतनी ही रोशनी कर रहा है बट इनमें डिफरेंस क्या है? जो LED हैं कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतनी ही लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब यू आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क बट यूजिंग लेस एनर्जी। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE ने। यह इंडेक्स ट्रैक करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस क्या है बेस्ड ऑन 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स, लाइक कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितनी एफिशिएंटली अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही हैं। इसी बेसिस पे कर्नाटका इज़ ऑन फर्स्ट रैंक, राजस्थान की रैंक सेकंड है और हरियाणा की रैंक है थर्ड। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।